Students, today I am going to teach you Gagne conditions of learning. First of all we have to know कि कौन थे गैने ने अपना जो लर्निंग के लिए लर्निंग थ्योरी दिया था उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशंस ऑफ अ लर्निंग। जो कंडीशन दिए थे किस कंडीशंस में लर्निंग होती है। गैने is the very famous American psychologist. He is especially known for his famous writing, The Conditions of Learning and Instructional Technology Foundation. गैने ने जो अपना दो लिखा था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। कंडीशन ऑफ लर्निंग, किस कंडीशन में लर्निंग होता है, और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशंस। ओके, नाउ गैने का प्रिंसिपल्स हम लोग देखते हैं। गैने ने लर्निंग के लिए क्या प्रिंसिपल बनाया, किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है उनका कंडीशंस ऑफ अ लर्निंग। नंबर 1, डिफरेंट instruction is required for different learning outcomes. आपको learning outcomes के लिए जब different conditions based होता है ना learning, तो उसका जो outcomes भी होगा वो different होगा। different instruction, आप जैसा instruction दोगे आपका जो outcomes है उस instructions पे based होगा, है ना। हम एक ही व्यवहार हर चीज़ के लिए तो हर सिचुएशन में तो नहीं शो करते हैं ना। मेरा जो बिहेवियर है डैट डिपेंड्स ऑन द गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बेस्ड होता है हमारा बिहेवियर। ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ बोला था, उनका प्रिंसिपल इस चीज़ पर भी बेस्ड है। नंबर 2, इवेंट्स ऑफ लर्निंग ऑपरेट ऑन द लर्नर इन अ वे डैट कॉन्स्टिट्यूट द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग क्या होता है, जो भी इवेंट्स हैं है ना ऑफ द लर्नर, वो अपने हिसाब से उसके लिए रिस्पॉन्स शो करता है हर कंडीशंस का। दैट इज़ द कंडीशंस ऑफ अ लर्निंग। थर्ड, द स्पेसिफिक कंडीशन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स आर डिफरेंट फॉर ईच डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स, है ना। डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स होता है। फोर्थ, लर्निंग हायरार्चीज डिफाइन व्हाट इंटेलेक्चुअल स्किल आर टू बी लर्न एंड अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। हायरार्चिकल अगर दिया हुआ है, उन्होंने अपना हायरार्चिकल ऑर्डर हायरार्चिकल ऑर्डर दिया था गैग्ने ने। तो जो इंटेलेक्चुअल जो भी होता है, हम लोग सिक्वेंशियल वे में लर्निंग के लिए अपना लर्निंग जो है वो सिक्वेंशियल वे में करते हैं। हायरार्ची के फॉर्म में हम लोग कोई भी चीज़ को करते हैं तब जाके हमें हायर लेवल ऑफ ऑर्डर ऑफ लर्निंग अचीव होता है। क्या है गैने कंडीशंस ऑफ लर्निंग। गैने कंडीशन ऑफ लर्निंग पे दो पार्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। डैट इज़ नंबर 1 क्या है, कैटेगरीज ऑफ लर्निंग एंड 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। कैटेगरीज क्या क्या है, वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, एटीट्यूड, मोटर स्किल। इवेंट्स में आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 करके 9 इवेंट्स दिया गया है। इसको भी हम लोग 1 बाय 1 डील करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग फिर देखते हैं क्या क्या एलिमेंट जो इनका कंडीशंस ऑफ लर्निंग था गैने के कंडीशन ऑफ लर्निंग में हम लोग अभी देखते हैं। देयर आर द 4 थिंग्स, 4 पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होगा इसको और समझने में। ओके, क्या है टॉपिक, that is 4 elements that provide the framework for Gagne conditions of
लर्निंग थ्योरी। जब कहने का लर्निंग थ्योरी में होता है तो वो 4 भाग में हम लोग उसको बांटे। नंबर 1 में उन्होंने बोला था कंडीशंस ऑफ अ लर्निंग, नंबर 2 है एसोसिएशन लर्निंग, नंबर 5 है 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स, फोर्थ वन इज द 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। हम लोग 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आगे भी देखे थे। ये चारों मिलके ज्ञाने कंडीशंस ऑफ लर्निंग का फॉर्मेशन करता है। क्या है नंबर 1 हमारा कंडीशंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, इसको 2 कंडीशन होता है, इंटरनल कंडीशन एंड एक्सटर्नल कंडीशन, है ना। कभी भी जब लर्निंग होगा वो इंटरनली भी होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल कंडीशन है ना हमारा किसी भी लर्नर्स का कि जो कैपेबिलिटी है, जो वो ऑलरेडी जानता है ना, विच इज़ बेस्ड ऑन उसका प्रीवियस नॉलेज, उसका फिजिकल स्टैमिना, उसका खुद का मेंटल एंड इमोशनल मेकअप, उस पे बेस्ड जो लर्निंग होता है वो खुद उसका इंटरनल कंडीशन होता है। जो ऑलरेडी उस लर्नर को पता है, उसकी जो कैपेसिटी है ना, जो ऑलरेडी उसके अंदर है, कुछ भी नया सीखने के पहले जो उसका पोटेंशियल है, उसका स्टैमिना है, दैट इज़ अ इंटरनल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन क्या होता है, एक्सटर्नल कंडीशन इंक्लूड डिफरेंट स्टिमुलस दैट एग्जिबिट आउटसाइड द लर्नर, जो बाहर का है ना। एक्सटर्नल कंडीशन क्या होता है, एलिमेंट्स का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जो उसका लर्निंग आउटकम्स में हेल्प करता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स बोल सकते हैं टीचर्स, मतलब जो भी बाहर का चीज़ है, जो इन्वायरमेंटल है, क्लासरूम है, कोई एक पर्सन है, उसके वे से जो इन्फ्लुएंस के साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो दैट्स नोन एज अ एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ अ लर्निंग। नंबर 2 था एसोसिएशन लर्निंग। क्या होता है एसोसिएशन लर्निंग, 3 बेसिक prototypes of learning that demonstrate the characteristics of associative learning. Number 1 is classical conditioning, the process where the learner associate an already available response with a new stimulus or a signal. क्लासिकल कंडीशनिंग में हम लोग यही देखे थे, है ना। जो हमारा रिस्पॉन्स है वो कोई भी नया स्टिमुलस और नया सिग्नल के लिए कैसा हो रहा है। एक जो लर्नर है वो किस तरह से किसी भी न्यू सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। ऑपरेंट कंडीशन, द प्रोसेस वेयर अ रिस्पॉन्स इज इन अ लर्नर इज instrumental and thereby leads to a subsequent reinforcing event. ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था, रीइंफोर्समेंट जो होता है, रीइंफोर्समेंट का भी बहुत मेजर हो रहा है। जब हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो जो मेरा स्टिमुलस है वो प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स करता है। वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन में हम लोग क्या देखते हैं, verbal association occurs when the learners makes verbal response to a stimuli that are word or a pair of a word. जब भी हम लोग वर्बली रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लर्नर किसी वर्ड में कुछ बोलता है, कुछ वर्ड्स बनाता है, मेक अ सेंटेंस वर्बली, ओके, दैट इज़ नोन एज अ वर्बल एसोसिएशन। हम वर्बली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं किसी से। चेनिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ लर्नर कनेक्ट्स इंडिविजुअल एसोसिएशन इन अ सीक्वेंस। यस, चेन का मतलब ही होता है कनेक्शन। देयर मस्ट बी अ चेन, एक के बाद एक के बाद एक, और सिक्वेंशियल वे में होता है, ठीक है। तो लर्नर जब भी कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है उसके बाद फिर कुछ नया सीखता है तो उसके कहीं ना कहीं एक लिंकअप होता है, दैट इज फॉर्म्स अ चेनिंग सीक्वेंस। दैट इज फॉर्म अ चेनिंग। नाउ देर आर द 5 थर्ड कैटेगरी था, हम लोग बोले ना लर्नर
कहने के हम लोग कंडीशंस ऑफ लर्निंग को 3 भाग में बांटे थे. ओके, तो थर्ड वन है मेरा, that is 5 categories of learning outcomes. Number 1 is verbal information. इसमें हम लोग क्या देखते हैं, being able to state idea, knowing that or having declarative knowledge. जो ऑलरेडी हम लोगों के पास ज्ञान है वर्बल वे में, हम लोग किसी चीज़ को जान रहे हैं, ठीक है, वो वर्बल इंफॉर्मेशन है हमारे पास. This refers to the organized body of knowledge that we acquire. They may be classified as names, facts, principles and generalizations. है ना, आपके पास जो ऑलरेडी आपको पता है. फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कंडीशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, है ना. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हम लोगों को वर्बली पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना. उसको हमको मालूम है, हम उसको जान रहे हैं. 1 2 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे. पहला लॉ का प्रिंसिपल क्या है, दूसरा का, तीसरा का क्या है. ओके, तो ये मेरे पास क्या है, वर्बल इंफॉर्मेशन है. वो प्रिंसिपल फैक्ट्स नो जो ऑलरेडी जनरलाइज्ड है, दैट वी नो. नंबर 2, इंटेलेक्चुअल स्किल. इंटेलेक्चुअल स्किल क्या होता है, नोइंग हाउ और हैविंग अ प्रोसीड्यूरल नॉलेज. कोई भी चीज़ कैसे होता है और उसका प्रोसीड्यूर क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज के अंदर हम लोग देखते हैं. इंटेलेक्चुअल स्किल इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सिम्बॉल्स सच एज नंबर एंड अ लैंग्वेज टू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट. दे इन्वॉल्व knowing how to do something rather than knowing that about something. हम लोग कोई चीज़ कैसे सीखे, इंटेलेक्चुअल, आपको उनके साथ सीखना है ना. आपका रिलेशन क्रिएट करना है किसी भी चीज़ के साथ. नोइंग द थिंग्स हाउ वी मेड. ओके, 5 सब कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल. इंटेलेक्चुअल स्किल को हम अगेन 5 टाइप्स में बांटते हैं किसी भी प्रोसेस को सीखने के लिए. डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंस. डिस्क्रिमिनेशन होता है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो हम लोग को कभी कभी बी और डी लिखने में बहुत मिस्टेक्स करते हैं स्टार्टिंग में जब अल्फ़ाबेट होता है, बट आपको डिस्क्रिमिनेट करना है, दोनों को डिफरेंस है के बीच में. तो ये चीज़ आपको समझना होगा. बी इधर से होता है, बहुत सारा वे में एग्जाम्पल्स देके हम लोग उस चीज़ को प्रिंटेड लेटर को बताते हैं. लेटर से जैसे देखो, लेटर्स टेक्सचर. नंबर 9 लिखने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं 9 कैसे लिखे, आगे घुमाए पी कर देते हैं. कुछ हिंदी का भी अक्षर है जिसको लिखने में त को और एच में कभी कन्फ्यूजन होता है, तो वो आपको डिस्क्रिमिनेट करना है. नाउ नेक्स्ट क्या है इसका, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट. कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना है. द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ क्लास और ऑब्जेक्ट क्वालिटीज़ or relations by pointing out one or more example or instance of the class. आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है. इसका एग्जांपल हम बहुत जनरल देखते हैं. हम लोग नेमिंग द बोलते हैं ना, नेमिंग द फ्रूट्स, नेमिंग द वेजिटेबल्स. तो एप्पल को हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर ले रहे हैं उधर से. अच्छा, ये तो फ्रूट्स में आएगा. हम बहुत सारा फ्रूट्स और एप्पल्स को मिक्स करके दे दिए हैं. हम बोलते नाउ यू विल चूज़ द फ्रूट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट. तो बच्चे उसमें से एप्पल बनाना को कर रहा है क्योंकि ये फ्रूट्स है. हम वहाँ पे पोटैटो ओनियन को छोड़ दे, दे आर द वेजिटेबल्स. तो इस तरह से क्या है, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया है. ओके, डिफाइंड कॉन्सेप्ट required a learner to define both general and a relation concept by providing instance of a concept to show its definition. अब जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस से जो आपका रिजल्ट आया है आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे. रूल्स, इट इज़ लर्न कैपेबिलिटी of the learner by making it possible for the learner to do something rather than just studying something.
रूल्स जब हम किसी का बनाते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को, कोई लर्निंग को कर सकते हैं, ठीक है, बाय द फॉलोइंग द रूल। ओके, हम सिर्फ उसको शुरू नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को सीख लिए हैं। आप अल्फ़ाबेट सीख लिए हो तो आपको वो प्रोसेस पता है, आप कैसे लिखना है। यू विल लर्न द रूल्स हाउ टू राइट। आपको मतलब आप प्रोसीड्यूर से अवेयर हो, आपको पता है कि वो फेनोमेना क्या है, वो प्रोसीड्यूर क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, हायर ऑर्डर रूल, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग रूल्स बाय लर्निंग इनटू मोर कॉम्प्लेक्स रूल यूज्ड इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हायर ऑर्डर रूल्स क्या होता है, जब भी आप कभी किसी प्रॉब्लम, मतलब आपको कोई एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो फिर वो आप रूल्स को रिमाइंड कर करके आप एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो गई है। थर्ड वन क्या है, अभी तो हम लोग इंटेलेक्चुअल स्किल देखे थे जो नंबर 2 था लर्निंग आउटकम्स में। अब नंबर 3 है कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज क्या होता है, हैविंग सर्टेन टेक्निक्स ऑफ थिंकिंग, ways of analyzing problem and having approaches to solve the problem। आपके अंदर एक थिंकिंग एंड डिस्कवरी की जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो गई। आप सोच सकते हो, है ना, आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। यू कैन थिंक, यू कैन डिस्कवर द थिंग्स। refers to the process that learner guide their learning, remembering and thinking। ये 3 चीज़ बेस्ड होने से हम कुछ भी छोटे से एक्टिविटी जो को एम्स लेकर के हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर प्योरिफिकेशन, अगर आपको पता है, आपके अंदर नॉलेज है, थिंकिंग है, आप याद कर रहे हो, आप प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कर सकते हो ना। यू कैन, एक सिंपल वे में, एक हमको पता है कि बॉइलिंग टेक्निक से हम कर सकते हैं, है ना। हम वाटर में अगर बहुत सारा जो इम्प्योरिटीज़ है, हम उसको छान के कर सकते हैं, जो रॉ मटेरियल है वो निकल जाता है छानने से। फिर थोड़ा सा आपको पता है बॉइलिंग में आप क्या कर सकते हो, बॉइलिंग से भी वाटर हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं। तो इन दिस वे द कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में आपका थिंकिंग एंड डिस्कवरी विल डेवलप। थैंक यू, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, क्या लर्निंग आउटकम्स आता है एटीट्यूड से। हाँ, मेंटल स्टेट दैट इन्फ्लुएंस द चूज ऑफ अ पर्सनल एक्शन। आप खुद से अपना एटीट्यूड, मतलब अपना इंटरेस्ट शो करते हो आप एटीट्यूड के थ्रू। क्या है इसमें, द इंटरनल स्टेज दैट इन्फ्लुएंस द choice of a personal action made by an individual towards some class of things, persons or events। आपका एटीट्यूड शो करेगा आपके बिहेवियर को। सिंपल सी बात है ना। एटीट्यूड्स कैसे हैं लर्निंग आउटकम, आप इसमें थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपका अब पर्सनल इंटरेस्ट शो करेगा। आप बहुत ज़्यादा मतलब किससे आप इन्फ्लुएंस हुए हो। फॉर एग्जांपल, हम लोग कभी कभी टीचर्स को देखते हैं कि वो हमको टीच कर रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, तो हम एज अ टीचर अपना प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं। तब हम किसी चीज़ के लिए मान गए कि हम अच्छा अब हम चूजिंग अ टीचिंग प्रोफेशन, वो बहुत नोबल प्रोफेशन होता है। कोई बहुत इंस्पायर्ड और सोशल वर्क से, तो अच्छा ठीक है हमको भी ये करना, तो मेरा एटीट्यूड हम अपना दिखा रहे पॉजिटिव। अच्छा, कुछ चीज़ आपको नहीं करना है, आपको एकदम पसंद नहीं, तो आप अपना कहीं ना कहीं वहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड शो करते हो, ठीक है। तो ये एटीट्यूड होता है। मोटर स्किल, मोटर स्किल क्या है, एग्जीक्यूटिंग मूवमेंट्स इन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मोटर एक्ट्स सच एज प्लेइंग स्पोर्ट्स और ड्राइविंग अ कार। आपका मोटर स्किल में आप बहुत सारा जो आपका सेंसेस है काम करता है। मैक्सिमम ऑफ सेंसेस आपका डेवलप रहता है, एक्टिव रहता है। किसी भी चीज़ को सीखना क्या है, प्लेइंग स्पोर्ट्स, हम कुछ नया गेम सीखते हैं, हम ड्राइविंग सीखते हैं, ओके, हम हारमोनियम बजाना सीखेंगे, है ना। तो इसमें जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस हमारा काम करता है। नाउ 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। नंबर 1 क्या है इसमें, नंबर 1 इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, दैट इज गेनिंग
attention. Number 2, informing the learners of the objectives. Number 3, stimulating recall or a prior learning. 6, electing performance, providing learner guidance. Presenting the stimulus. 7, giving feedback. 8, assessing performance. 9, enhancing retention and a transfer. These all lines instructions are there. अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन देख के कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक कर रहा है ना, ये जो इंस्ट्रक्शन सुन के ये टर्म्स हम लोग लेसन प्लानिंग में भी ये सारा चीज़ फॉलो अप करते हैं. ओके, यस, कुछ कुछ स्टेप्स हम लोग उसमें भी इसको फॉलो अप करते हैं. चलो उसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या है. नंबर 1, गेन अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स. सबसे पहला रोल हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का आपको अटेंशन गेन करना है अपनी तरफ एज अ टीचर. ओके, तो इंश्योर, आपको एकदम इंश्योर रहना है द लर्नर्स आर रेडी टू लर्न एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी बाय प्रेजेंटिंग अ स्टिमुलस टू गेन देयर अटेंशन. क्या करके हम लोग करते हैं ना, ड्राइंग द फिगर्स, मॉडल, कंप्यूटर जनरेटेड फिगर हम लोग यूज़ करते हैं. टीचिंग एड्स, सिंपल सा बात है, किसी के थ्रू टीचिंग एड्स के हेल्प से हम जो भी पढ़ाने वाले हैं उसके तरफ, अपने तरफ, क्लास के तरफ बच्चों का जो अटेंशन है पहले तो आपको उस पर फोकस करना है. नेक्स्ट, इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स टू हेल्प them understand what they are to learn during the course. Provide objectives before instruction begins. Okay, तो एकदम स्टूडेंट्स को अवेयर कराना है कि आज आप लोग क्या पढ़ा रहे हो और वो पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है आपके पास, आप उसको क्यों पढ़ा रहे हो, वो पढ़ने से क्या बेनिफिशियल होगा बच्चा. ठीक है, उसको ये चीज़ समझाना है कि ये पढ़ने से ये क्लियर होगा. उसको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आज का जो उसका लेसन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, उसका आउटकम्स क्या निकलेगा. थर्ड, एस्टिमुलेट रिकॉल और प्रायर लर्निंग. इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं. कुछ भी चीज़ को हम लोग वापस अगेन से रिकॉल करना, मतलब रिव्यू करना, जो उसके पास ऑलरेडी स्टोर नॉलेज है. टू हेल्प स्टूडेंट्स मेक सेंस ऑफ अ न्यू इंफॉर्मेशन बाय रिलेटिंग इट टू समथिंग दे ऑलरेडी नो और समथिंग दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड. उनको जो पहले से पता है उसको फिर से एक बार रिवाइज करना, क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं उसको हमको अपने पहले वाले ज्ञान से हम उसमें संबंध स्थापित करते हैं. नंबर 4, प्रेजेंट द कंटेंट. सिंपल सा बात है, आपको अपना जो कंटेंट है, अब आज का लर्निंग जो टुडेज आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको आपको अब फुलफिल करना है. यूज स्ट्रैटेजीज टू प्रेजेंट एंड क्यू लेसन कंटेंट टू प्रोवाइड मोर effective instruction. Organize the chunk content in a meaningful way. Provide explanations after the demonstration. ठीक है, अब आप अपना कंटेंट प्रेजेंट करोगे, वो जो भी एक्सप्लेनेशन होगा आप अपना करोगे, कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट, मतलब आप जो अपना एड्स वगैरह यूज़ किए हो, आफ्टर डैट आप टीचिंग शुरू करोगे. 5, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस. Advise the student of strategy to aid them in a learning content and of resource available. Methods to provide learning guidance include: provide instructional support as needed, model verified learning as strategies, use examples and non-examples, provide case study, analogies, visual image and metaphors. अब आपको एक गाइडेंस देना है लर्निंग का, है ना. आप अपने साथ जो लाए हो, एड्स लाए हो, उसको प्रॉपर वे में आपको बच्चों को सिखाना है, बच्चों को बताना है.
जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, आपका जो सपोर्टिंग एड्स है आपकी टीचिंग के साथ, आपको उसके साथ संबंध स्थापित करना, उसके साथ आपको नॉलेज देना है बच्चों को। जो भी लर्निंग है उसके साथ कोरिलेट करके, आपके एड्स को कोरिलेट करके उनको टीचिंग करवाना है। 6, elect performance practices. Activate student processing to help them internalize new skills and knowledge and to confirm correct understanding of those concepts. आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है। कुछ भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं उसका अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो फॉरगेटन होता है। वे टू एक्टिवेट लर्नर प्रोसेसिंग इंक्लूड, प्रोसेसिंग के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? elicit student activities, elicit recall strategies, facilitate student elaborations, help student interactive new knowledge, help students integrate new knowledge. जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी होना चाहिए, रिकॉल स्ट्रैटेजीज़ होना चाहिए, एलाबोरेट करे वो अपने नॉलेज को, मतलब कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड करे, वो अपने अप्लाई करे अपने नॉलेज को, और इंटीग्रेट करे न्यू नॉलेज को किसी न किसी के साथ कोरिलेट करके। 7, प्रोवाइड फीडबैक, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू असेस एंड फैसिलिटेट लर्निंग। पता है प्रोवाइड फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है टीचिंग का, क्योंकि इसमें हमारा जो फीडबैक है वही कहीं ना कहीं मेरे मेमोराइजेशंस पे और हमारी लर्निंग्स पे बहुत मेजर इफ़ेक्ट डालता है। टाइप्स ऑफ फीडबैक, क्या क्या हम लोग फीडबैक देते हैं? कन्फर्मेटरी फीडबैक, करेक्ट इनकरेक्ट हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेटरी। अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो बच्चों में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको उस वक्त बता देना है इट्स करेक्ट आंसर। आपको प्रेज के वे में भी आप बता सकते हो। करेक्टिव और रेमेडियल फीडबैक, अगर कुछ मिस्टेक है तो वापस आपको रेमेडियल फीडबैक उसका देना है। रेमेडियल फीडबैक आपको करेक्ट करना है ना, जो भी मिस्टेक्स है। इन्फॉर्मेटिव फीडबैक, अगर कुछ रॉन्ग रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपको फिर से आपको इन्फॉर्मेशन देना है और उसको करेक्ट करना है। एनालिटिकल फीडबैक, आपको फिर से बच्चों को अगर क्लूज़ के थ्रू या कुछ हिंट्स के थ्रू कोशिश करना चाहिए कि करेक्ट आंसर आप उनसे ले पाए। Assess performance, in order to evaluate the effectiveness of an instructional event, you must test to see if the expected learning outcomes have been achieved. Performance should be based on the previously stated objective. Yes, आपको उसका असेस करना है, उसके परफॉर्मेंस को। इसके लिए हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स ले सकते हैं, ठीक है, कि इसके बेस पे आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग प्रॉपर वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है। असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स के। ओके, तो हम लोग उसमें रेमेडिएशन कर सकते हैं, स्कोर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो स्कोर करो, अपग्रेडिंग करो या कैसे भी, बट असेस द परफॉर्मेंस इज़ अ वेरी मेजर स्टेप। इनहांस रिटेंशन एंड अ ट्रांसफ़र, to help learners develop expertise, they must internalize new knowledge. Enhance retention and a transfer, मतलब हम लोग जो भी कुछ पढ़े हैं, जो भी पिक्चर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। बच्चों को आइडेंटिफाई द थिंग, बच्चे उसको समझ पाए और उसको फिर ट्रांसफ़र कर पाए। जो भी लर्निंग है, मतलब वन वे सिचुएशन से अनदर वे सिचुएशन में उसको ट्रांसफ़र भी करे, मतलब एप्लीकेशन उसको हम अप्लाई करें। ट्रांसफ़र का इन द सेंस कि हम उस लर्निंग को यूज़ करें, है ना, इन कोई नए कंडीशन में, नए सिचुएशंस में हम लोगों को उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। नाउ अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इट मीन्स क्या है? हाईरार्चिकल ऑर्डर मैंने जो बोला था, दैट इज़ द फोर्थ वन। ओके, कि किस तरह से
जो लर्निंग होता है इट इज़ अ सिक्वेंशियल। क्या गैनी ने अपना हायरार्चिकल ऑर्डर दिया था लर्निंग को। तो इसका जो सबसे फर्स्ट होता है डैट इज़ अ सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, थर्ड इज चेनिंग, फोर्थ वन इज़ वर्बल एसोसिएशन, 5 इज़ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, 6 कॉन्सेप्ट लर्निंग, 7 है रूल लर्निंग एंड 8 लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिग्नल लर्निंग से देखो नाम से ही पता चलता है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लर्निंग है एंड कंसिस्ट essentially of the classical conditioning first described by the behavioral psychologist Pavlov। ओके तो इसमें होता है हम लोग क्या करते हैं, लर्न टू मेक अ जनरलाइज रिस्पॉन्सेस टू अ सिग्नल, है ना। हम लोग जो कॉमन वे में जो जो जनरलाइज रिस्पॉन्स है, जो बहुत कॉमन रिस्पॉन्स हम लोग वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हमेशा देखते हो ना, जब भी रेड लाइट देखते हैं तो वी विल स्टॉप, और जब आर व्हीकल, और जो ग्रीन लाइट होता है तो वी विल स्टार्ट आर व्हीकल। तो डैट इज़ अ सिग्नल लर्निंग कि आपको रेड लाइट देखा यू विल स्टॉप, और अगर आपको ग्रीन होता है तो जो लोग ट्रैफिक रूल्स, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सिग्नल लर्निंग का। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। दिस समवॉट more sophisticated from form of learning, which is also known as operant conditioning, was originally described by the Skinner. It involves developing desired stimulus response bond in the subject through a carefully planned reinforcement schedule based on the use of rewards and the punishment. स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो स्किनर ने दिया था, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बहुत जैसा स्टिमुलस रहेगा हमारा रिस्पॉन्स वैसा रहेगा, ठीक है। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट के यूज़ पे ये बेस है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए जो हमारा बिहेवियर्स होता है वो स्टडी है, वो एनालाइज किया जाता है कि किस कंडीशंस में किस स्टिमुलस के लिए आप अपना किस तरह का रिस्पॉन्स शो करोगे। थर्ड इज़ चेनिंग। क्या होता है चेनिंग में, सब्जेक्ट्स डेवलप द एबिलिटी टू कनेक्ट more or more previously learned stimulus response bond into a linked sequence. It is the process whereby the most complex motor psychomotor skills are learned। इसमें हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल्स को भी लर्न कर लेते हैं चेनिंग में, है ना। और यहाँ पे कनेक्शन सारे जॉइंटेड टुगेदर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन है, ठीक है, 2 और मोर स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस आर जॉइंटेड टुगेदर। वर्बल एसोसिएशन क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ चेनिंग इन विच लाइक्स बिटवीन द आइटम्स being connected are verbal in a nature. Verbal association is one of the key processes in the development of a language skill। एकदम हम लोग लैंग्वेज स्किल के लिए वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल लर्निंग हम लोग जो है लैंग्वेज स्किल्स का एक वर्बल एसोसिएशन का गुड एग्जाम्पल है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, this involves developing the ability to make appropriate or different responses to a series of similar stimuli that different in a systematic way। क्या करते हैं, learn making a different responses to a different stimuli। different response different stimuli के लिए करना ही discrimination learning होता है। concept learning, this involves developing the ability to make a developing a consistent response to a different stimuli that form a common class or a category of some sort
it forms the basis of the ability to generalize or classify. इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग में, दिस टाइप ऑफ लर्निंग मतलब कि one learn to provide a common response to a class of stimuli. एकदम आपको जो कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए हम एकदम जनरलाइज्ड वे में क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्पेसिफिक नहीं करना है, हम बहुत कॉमनली वे में फॉर द होल ग्रुप के लिए आप जनरलाइज्ड वे में आप कांस्टेंट लर्निंग करते हो, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट लर्निंग. रूल लर्निंग, this is a very high level cognitive process that involves being able to learn relationship between concept and apply these relationship in the different situations including situations not previously encountered. yes, रूल लर्निंग मतलब आप किसी चीज़ का प्रिंसिपल्स को आपको पता है, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट से अवेयर हो गए हो, यू कैन रिलेशनशिप उसको आप रिलेट कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ, दैट इज़ द रूल लर्निंग. तो बहुत बेसिक एग्जांपल देखते हैं. अगर किसी को प्यास लगी है तो उसको पता है कि ही नीड्स टू द वाटर, प्यास लगेगा तो हमको पता है कि हमको पानी पीना है. हंगर हो, बहुत ज़्यादा हंगर हो, आपको खाना खाना है, ये रूल लर्निंग है. 8. Problem solving. This is the highest level of cognitive process according to the Gagne. It involves developing the ability to invent a complex rule, algorithm, or a procedure for the purpose of solving one particular problem and then using the method to solve other problems of a similar nature. प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि मतलब हायर मेंटल लेवल है, ये हायर मेंटल एबिलिटी है जो इन्वॉल्व करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और रूल्स बेस्ड करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, है ना. एक से ज़्यादा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन द रूल्स. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है. Okay student, that's all about the Gagne conditions of a learning. Thank you for listening.